This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याओं को पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसका पहला कॉन्सेप्ट सीखा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर का मान क्या होता है, या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर ए बी क्यू आर ये क्या है, तो हमने पढ़े थे, ए होता है आपका भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, बी होता है आपका भाजक जिसका भाग दिया जाता है, क्यू होता है आपका भागफल, भाग निकालने के बाद जो भी हमारे पास उत्तर आता है वह होता है भागफल, जितनी बार भाग जाता है मतलब, और आर होता है हमारा क्या, शेषफल, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो शेषफल का मान हमेशा 0 के बड़ा या फिर बराबर, और लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो यह हमने पिछली क्लास में सीखा था और इसे कैसे अप्लाई करते हैं यह भी देखा था। तो चलिए आज हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यह यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने की विधि होती है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, इससे हम दो पूर्णांकों के एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि 135 और 225 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आप यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए, निकालने को तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे स्पेशली कहा गया है कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं अपनानी है, हमें यूक्लिड एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। स्टेप वन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी छोटी संख्या दी गई है 135, इसका भाग देंगे हम बड़ी संख्या में। तो चलिए भाग देते हैं, 135 का भाग देंगे 225 में। तो कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। 135 एक 135, 225 में से 135 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में से 5 घटाया 0। फिर देखिए यहाँ 2 में से 3 नहीं घटाया जा सकता, तो यहाँ 2 से हम इसमें 1 हासिल लेंगे। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो क्या आया, हमारा 90 आया है। ठीक है, और 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो हमारा शेषफल आया है 90। अभी हम देखेंगे क्या हमारा शेषफल भाजक से कम है, भाजक हमारा 135 है, तो बिल्कुल शेषफल हमारा भाजक से कम है, तो इसका मतलब हमारा भाग ठीक है। अभी हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अपनाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, जहां पे a भाज्य, b भाजक, q भागफल और r शेषफल होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए a भाज्य है, भाज्य क्या है, जिसमें भाग देते हैं, किसमें भाग दे रहे हैं, 225 में, तो 225 को हमने यहाँ लिखा। फिर b यानी कि भाजक, भाजक क्या है 135, तो 135 को हमने यहाँ लिखा। गुणा में क्या है, q यानी कि भागफल, भागफल क्या है 1, तो 1 को हमने यहाँ लिखा, प्लस शेषफल क्या है r, रिमाइंडर 90 यानी कि 90, तो 90 को हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ तक हमने कर लिया है, पहले भाग दिया फिर उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगाया। ठीक है, लेकिन अभी हमारा शेषफल यहाँ पर 90 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी दोबारा से भाग देंगे। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि सर कब तक भाग देंगे, जब तक कि हमारा जो शेषफल है वह 0 नहीं आ जाता तब तक भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए अब किस में भाग देंगे, स्टेप टू ध्यान से देखेंगे। अभी हमने 225 में तो भाग दे लिया, तो 225 को कट कर देंगे। अभी हम इन दोनों संख्याओं को लेंगे, 135 को और 90 को, तो फिर से छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। तो 90 का भाग हम देंगे किसमें, 135 में। चलिए भाग देते हैं, कितनी बार भाग जाएगा, 90 एकम 90।
तो 135 में से 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 45, 45 बचेगा। अभी आप देख सकते हैं फिर से शेषफल का मान जो है वह 45 है, जबकि भाजक का मान 90 है। तो शेषफल भाजक से कम है, इसलिए हमारा भाग भी सही है। ठीक है, तो अभी इन दोनों संख्याओं पर, किन किन पर, 90 और 135, इस पे हम फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा को लागू करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता है a बराबर पी क्यू प्लस आर होती है। तो देखिए अभी हमारा a यानी कि भाज्य का मान क्या है, तो जिसमें भाग देते हैं वह भाज्य होता है। यहाँ पर क्या है, 135, तो यह हो गया 135 बराबर p यानी कि भाजक, भाजक क्या है 90, तो यह हो गया 90 गुणा q भागफल, भागफल क्या है आपका 1, तो यह हो गया 1 प्लस r यानी कि शेषफल रिमाइंडर, तो r का मान क्या हो गया 45, तो यहाँ पर लिखा हमने 45। ठीक है, अभी हम देखेंगे तो r का मान क्या आ गया है, 45 आ गया है। फिर से अभी हम इसमें आगे भाग करेंगे, क्यों, कब तक करेंगे, जब तक कि शेषफल का मान शून्य नहीं आ जाता। तो हम यहाँ पे भी फिर से अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, लेकिन इस बार हम किन दो संख्याओं को लेंगे, 135 को तो नहीं लेंगे, इस पर तो हम ऑलरेडी भाग दे चुके हैं, तो 135 को हटा देते हैं। अब की बार हम 90 और 45 फिर से इन दो संख्याओं को लेंगे। ठीक है, तो स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 करेंगे, 45 है और 90 है, तो इन दोनों संख्याओं में भाग देते हैं। तो 90 में हम किसका भाग देंगे, 45 का, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो देखिए क्या आएगा, 45 दूनी 90, 90 माइनस 90 करेंगे तो क्या आएगा 0। तो अभी कैसे लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर ही लिखेंगे, क्योंकि हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा यही होती है। ठीक है, a क्या है, a है हमारा 90, तो भाज्य हो गया हमारा 90 बराबर p भाजक, भाजक क्या है 45 गुणा q यानी कि भागफल, भागफल क्या है इस बार 2, तो यह हो गया भागफल प्लस r क्या है शेषफल यानी कि रिमाइंडर, शेषफल आया है हमारा 0, तो यहाँ पर लिखा 0। अभी क्योंकि हमारा शेषफल आ गया है 0, तो हमारा इसका मतलब भाग तो हो गया है खत्म। अभी हमें आगे और भाग नहीं करने हैं, लेकिन हमारा उत्तर क्या होगा एचसीएफ का, तो जब आपका शेषफल 0 आ जाता है तो उस वाली स्टेप में जो भी आपका भाजक होगा, भाजक क्या है जिसका भाग दे रहे हैं, यही आपका क्या आएगा, एचसीएफ आएगा, यही आपका एचसीएफ आएगा। तो आप क्या कह देख सकते हैं, यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर है और यहाँ पर भाजक का मान क्या है 45, तो 45 आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए वाई और एन लिखकर, क्या आपको क्लियर है? देखिए बेटा, समझ में तभी आया होगा जबकि आपने पुरानी क्लास रिवाइज की होगी और आपको ये पता होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कैसे लगाते हैं। सर आ गया समझ। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ गया है तो वेरी गुड। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, यह समझ में आ गया है तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह आता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। यह प्रमेय यह कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 210 है, तो 210 के मैं अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 पंच 10। फिर अभी 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 पंच 15।
फिर हम 5 का भाग देंगे, 5 7 35, फिर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, क्योंकि यहाँ एक आ गया है तो हमारा भाग पूरा हो गया है। तो 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो यह प्रमेय यह कहती है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी भाज्य संख्या हो, तो 210 एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, उसको हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, 210 में यदि आप 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, चलिए आप भाग देकर बताइए। हाँ जी, केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, 210 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा। चलिए आप ही बताइए जल्दी से, कितना आएगा। अनम्यूट करके बता सकते हैं। केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, जल्दी से बताइए। बेटा 15 नहीं आएगा, 105 ही आएगा। देखिए यहाँ पर 210 में यदि आप 2 से भाग देंगे तो पहले 2 में भाग देंगे, 2 एकम 2। ठीक है, 2 माइनस 2 लिखा तो 0 आया। फिर इस 1 को उतारेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर अभी 1 को उतारने पर भी 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 1 2 से छोटा है, 1 2 से छोटा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 0 को भी उतारेंगे। लेकिन जब 0 को उतारेंगे तो ये दो नंबर हमने एक साथ उतार दिए हैं। दो नंबर जब भी एक साथ उतारेंगे तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है, दो नंबर एक साथ नहीं उतारे जा सकते, यदि उतारते हैं तो आपको 0 लिखना पड़ता है। फिर 2 5 10, तो 10 माइनस 10 लिखेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से ये 105 आएगा, ना कि 15। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, हम कह रहे थे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 210 है, तो उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि अभाज्य संख्याओं का गुणा करके उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, यह अभाज्य संख्याएं ही हैं सभी, इनके गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है। और आगे यह प्रमेय यह कहती है कि यह, यदि आप मान लीजिए इनको नंबर्स को आगे पीछे करें, अभी जैसे यह लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो नंबरों का बेसिकली हम क्रम बदल रहे हैं, आगे पीछे करके लिख रहे हैं, लेकिन नंबर से नहीं बदल रहे हैं। ये ध्यान रखना है, नंबर्स का केवल क्रम बदल रहे हैं, नंबरों को नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, तो यह प्रमेय यही कहती है कि आप प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और लेकिन आप उनके क्रम को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन नंबर सेम रहेंगे, नंबर नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी यहाँ पर 5 है, 5 की जगह पे 11 आ जाए, तो यह नहीं होगा। हमेशा नंबर यह 4 ही आएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आया। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और जो अभाज्य संख्याएं आएंगी ना हमारी, वो फिक्स रहेंगी, उनका आप क्रम चेंज कर सकते हैं लेकिन नंबर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, किसी स्टूडेंट को यदि समझ में नहीं आता है तो आप एन लिख सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, पुनीत नोथा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने प्राइम फैक्टराइजेशन वाली क्लास ली थी क्या, जहां हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले थे। ठीक है, तो यह प्रमेय यही कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या है। अभी आपको पता है भाज्य संख्या क्या होती है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो देखिए, कोई भी भाज्य संख्या को
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। चाहे कोई भी भाज्य संख्या हो, उसे आप अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने 210 को लिखा, मान लीजिए 4 है, तो 4 में लिख सकता हूँ 2 गुणा 2। यह भी एक भाज्य संख्या है और इसे भी अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख दिया है। तो मैं कभी भी 4 के अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा ना, तो यह यही आएंगे 2 और 2, ये बदलेंगे नहीं। इन्हें बस हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन हमारे नंबर से ही रहेंगे, नंबर चेंज नहीं होंगे। यह बस हमारी इतनी यह प्रमेय कहती है। ठीक है, समझ में आया? पुनीत नोथा की आईडी से स्टूडेंट है। और यदि आपका कोई और डाउट है, कहां पर समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी इसका देखिए यूज क्या होगा वो हम देखते हैं। तो अभी हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो हम कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड? वैसे हमने पढ़े हैं, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? इस तरह की एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पर लिखा 140। हम सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। सबसे छोटी संख्या 1 होती है, लेकिन उससे भाग देते नहीं है। फिर हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? देखिए 2 का भाग जाएगा 7 बार, 2 7 14 और 0 की 0। फिर 2 से भाग देंगे, क्योंकि सम संख्या आई है, तो सम संख्या में 2 से भाग चला जाएगा, तो 70 में भाग देंगे तो 35 बार जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे तो भी नहीं जाएगा, 4 से देंगे तो भी नहीं जाएगा। अभी हम 5 से भाग देंगे, तो 5 7 35। ठीक है, फिर 7 आया है, तो अभी हम इसमें 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 में 7 से ही भाग जाएगा। तो 7 में 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा? उत्तर 1। ठीक है, उत्तर क्या मतलब? भागफल हमारा 1 आया, तो इसका मतलब भाग पूरा हो गया है। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसका मतलब यह है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड हमेशा यही आएंगे। यह फिक्स है, अभी यह बदलेंगे नहीं। नंबरों को आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा यही 3 नंबर आएंगे। आप चाहे कभी भी 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। ठीक है, यह हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। चलिए, अच्छा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क में रहेगा। 5005 और 7429, इन दोनों को आपको सॉल्व करके लाना है घर से। चलिए, अभी हम पढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ क्या कहता है कि हम सबसे पहले तो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। फिर यह कहता है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है, अच्छा चलिए हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं इसे। तो मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 510 और 92, और हमसे कहा गया है कि इसका आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 92 को हमारे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 23, तो हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 23। अच्छा, मैं यहाँ पर करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं। और यदि हम 510 के करें तो 510 के क्या होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, सॉरी 17। 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे यदि हम करते हैं? तो 2, मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज तो आ रही है बेटा, एक बारी सभी बच्चे लिखेंगे, आवाज आ रही है ना? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हमने 92 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 23। अच्छा चलिए 92 के मैं करके बता देता हूँ, 510 के आप खुद कर सकते हैं, है ना? 92 के करेंगे तो क्या? 2 से भाग देंगे, क्योंकि सम संख्या है, तो 2 चौके 8 2 छिकी 12।
फिर 2 से भाग देंगे तो 2 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 23 आ गया है, 23 में 23 से ही भाग जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 92 के, 2 गुणा 2 गुणा 23। तो ये हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड। और 2 गुणा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 23। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया इंटू 23। ऐसे ही 510 के निकालेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। ठीक है, तो यह तो हो गए हमने दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अभी हम निकालते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए HCF क्या आएगा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो आपको क्या देखना है, इन दोनों में जो भी आपके अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनमें देखना है कि कौन कौन सी कॉमन संख्याएं हैं, कौन कौन सी कॉमन संख्या है और उनकी सबसे बड़ी घात लेनी है। ठीक है, यही कह रहे हैं, सॉरी सबसे छोटी घात लेनी है। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो दोनों में कॉमन है गुणनखंड, उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा गुणनखंड उभयनिष्ठ है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 2 केवल एक ही बार है यानी कि 2 की घात 1 ही है, लेकिन यहाँ पर 2 की घात 2 है। तो हम किसको लेंगे, छोटी घात लेनी है HCF में, तो हम सबसे छोटी घात लेंगे यानी कि केवल 2 की घात 1 को ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या कोई और चीज उभयनिष्ठ है। तो देखिए 3 यहाँ पर है लेकिन नीचे नहीं है, ऊपर 5 है लेकिन नीचे नहीं है, 17 है लेकिन नीचे नहीं है, और नीचे 23 है लेकिन 23 ऊपर नहीं है। तो केवल 2 ही संख्या हमारी उभयनिष्ठ थी, तो उसकी हमने सबसे छोटी घात ली। सबसे छोटी घात 2 की घात 1 थी, वही हमारा HCF हो गया। तो HCF क्या आया हमारा 2 ही आया। ठीक है, अच्छा देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभाज्य गुणनखंड विधि में। तब हमने क्या बोला था, तब हमने बोला था कि इसमें से जो भी संख्या कॉमन आती है वो आपको ले लेना है, वो आपका HCF होगा। तो यहाँ पर मैं देखूं तो देखिए केवल 2 ही कॉमन आ रहा है, तो 2 हमारा HCF हो गया। तो कैसे भी बोल लीजिए, या तो जो संख्या कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात का गुणनफल जो होगा वह आपका HCF होगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा संख्याओं से संबंध अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, देखिए 2 की घात 2 है और 2 की घात 1 है, तो यहाँ पर तो 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो हमने ली 2 की घात 2। ठीक है, सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल लेंगे सबसे पहले कॉमन संख्याओं में से, उसके बाद जो भी बची हुई संख्याएं हैं, जैसे अभी 3 बचा है तो 3 को भी लिख लिया, फिर 5 बचा है तो 5 को भी लिख लिया, 17 बचा है तो 17 को भी लिख लिया, और 23 बचा है तो 23 को भी लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारी इतनी बड़ी संख्या यदि उनका गुणा करेंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त होगा। और एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटी घात जो भी कॉमन है। एलसीएम क्या होगा, जो भी कॉमन है उसकी तो सबसे बड़ी घात और उसके अलावा बाकी सभी संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं? क्लियर है क्या, समझ में आया? वाई और एन लिखकर बताइए। यदि कहीं डाउट है तो आप एन लिख सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर है तो वाई लिखें, क्लियर नहीं है कहीं डाउट है तो एन लिखें। ये एलसीएम और एचसीएफ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस बोलने का तरीका बदलता है। पहले हम बोलते थे जो भी संख्या कॉमन है वो आपकी एचसीएफ होगी, अभी हम बोल रहे हैं जो भी कॉमन संख्या है उसका सबसे छोटी घात जो होगी वह एचसीएफ होगी। ठीक है, तो चीजें वही हैं, आप सेम तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अभी हमारी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसपे कि आपको पक्का क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए कोई दो संख्याएं ए और बी कोई दो संख्याएं हैं, उनका जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होगा, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होगा वह इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होगा।
यानी कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, किन दोनों का, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं इनका। ठीक है, अच्छा यह तो था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है हमें, और जांच करनी है इसकी कि क्या वह प्रॉपर्टी सही है या फिर नहीं है। तो एक तो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इस प्रकार के, तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। अब इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, एक तो 336 गुणा 54 इन दोनों को आपस में गुणा करना है। ठीक, इन दोनों का आप गुणा करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे, फिर उन दोनों का गुणा करके देखेंगे। यदि दोनों मान बराबर आते हैं तो यह प्रॉपर्टी सही है, यदि बराबर नहीं आते हैं तो गलत है। वैसे आप चेक करेंगे कि इन दोनों का मान बराबर ही आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस पे हमें दिया गया है 306 और 657 का जो एचसीएफ है वह 9 है। अच्छा, लिखने का तरीका ऐसे होता है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, यानी कि भी दो संख्याएं हो उन्हें ब्रैकेट में लिख देते हैं, बाहर उनके लिखा एचसीएफ। इसका मतलब है ए और बी का एचसीएफ। यदि ऐसे ही एलसीएम लिखा होता तो हम लिखते ए और बी का एलसीएम। तो हमें दिया गया है ए और बी का, यानी कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वह 9 है। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। ठीक है, तो क्या है एक तरीका, तो एक तरीका तो यह है कि आप इन दोनों संख्याओं का डायरेक्ट एलसीएम निकाल लें। इन दोनों संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल लें, अभाज्य गुणनखंड करें, फिर देखें उसमें कौन सा कॉमन है, उसकी हाईएस्ट घात लें यानी कि हाईएस्ट पावर लें। उसके अलावा जो भी बचे कुछ संख्या है उन सभी को गुणा में लिखें। ठीक है, एक तरीका तो वह यह है नॉर्मल। और एक प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। एचसीएफ क्या है 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ए क्या है 306, बी क्या है 657। तो एलसीएम यहाँ पर 9 है, तो 9 को यदि हम यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे तो क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर यह गुणा में है, इधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगी। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 306 गुणा 657 बटा 9। तो चलिए हम भाग देते हैं, 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। तो एलसीएम क्या आएगा आपका 34 गुणा 657 लास्ट। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, महेंद्र सैनी के एडिशनल स्टूडेंट है, आप अभी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आप पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट आखिर क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, हाँ मुझे पता है ये कीजिए गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसकी बजाय आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि हमें एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी एलसीएम निकालना है, एचसीएफ हमें पहले से दिया गया है, दोनों संख्याएं दी गई हैं। तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या होता है, आपकी दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। तो हमने यहाँ पर सारे मान लिखे और एलसीएम का मान क्या आया हमारा 34 गुणा 657। तो यदि हम 34 गुणा 657 करेंगे तो वो हमारा एलसीएम का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी दो संख्याओं के एलसीएम निकाल सकते हैं यदि एचसीएफ दिया हो, एचसीएफ निकाल सकते हैं यदि एलसीएम दिया हो और वो दोनों संख्याएं दी हो। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या सभी बच्चों को यहां तक है। सभी बच्चे कमेंट लिखेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये, ठीक है चलिए यह क्लियर है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। 4 और 16 का एलसीएम 16 है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होगा 4 और 16, और प्रॉपर्टी की सहायता से सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकालना, प्रॉपर्टी की सहायता से सॉल्व करना है। 30 सेकेंड है आपके पास,
सभी बच्चों को सॉल्व करना है और कमेंट में ही आंसर करना है। अभी कमेंट सेक्शन बंद है, 30 सेकंड बाद ओपन किया जाएगा। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर करना है। चलिए अभी आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे। क्वेश्चन था यदि 4 और 16 का एलसीएम 16 है तो एचसीएफ क्या होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करें बेटा जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा होता है, यानी कि 4 गुणा 16। तो एलसीएम तो हमें दिया गया है कितना है, 16 ही है। तो 16 गुणा एचसीएफ बराबर 4 गुणा 16। इस 16 को यहाँ ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 16 बटा 16। 16 को 16 से काटेंगे तो क्या उत्तर आएगा, 4 आंसर आएगा। ठीक है, तो 4 हमारा एचसीएफ का मान होगा। वेरी गुड। तो देखिए अभी एचसीएफ हमने दो तरीके से निकालना सीखा है। कौन कौन से तरीके हैं, दो भी नहीं, इनफैक्ट 3 तरीके हो गए हैं। पहला तो था प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो एक तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना आना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जिसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इससे हमने निकाला था, इससे निकालना भी आपको आना चाहिए। और तीसरा हमने पढ़ा है यह प्रॉपर्टी या फिर यह फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से निकालना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, क्यों आने चाहिए, अभी आप कहेंगे कि सर हमें केवल एक से आता हो तो चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन या फिर एग्जाम में आपको साफ साफ करके दिया जाए कि कोई भी दो संख्या है उनका एचसीएफ आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकालिए, तो आपको इससे ही निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको यह तीनों मेथड आने चाहिए एचसीएफ निकालने के। ठीक है, चलिए अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलता है, वह है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये आपके पहले चैप्टर का तीसरा टॉपिक है। तो देखिए हमने अपरिमेय संख्याएं तो पढ़ी है, अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इन पे एक प्रमेय है जो कि है प्रमेय 1.3। तो प्रमेय 1.3 क्या कहती है आपकी,
मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि कोई भी एक अभाज्य संख्या p है और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, a कोई और आपकी दूसरी संख्या है, तो p a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई दो संख्या है 3 और 81। ठीक है, अभी 81 क्या है? 81 है आपका 9 का वर्ग। 81 क्या है? 9 का स्क्वायर है या फिर 9 का वर्ग है। तो 81 में क्या 3 से भाग चला जाता है? बिल्कुल चला जाता है। 81 में हम भाग देंगे तो 81 में 27 बार भाग जाएगा 81 का। ठीक है, तो 81 में भाग चला जाएगा 3 से 27 बार। तो हमारी फिर में यह कहती है कि जो p है, p मान लीजिए 3 है, p जो है वह यदि a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, यानी कि यदि वह 81 a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वह a को भी विभाजित करेगी। यानी कि यह 3 9 को भी विभाजित करेगी, क्योंकि यह 9 स्क्वायर को भी विभाजित कर रही है। ठीक है, दोबारा से समझेंगे एक बार। यदि कोई एक संख्या है वह किसी दूसरी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रही है, जैसे कि यहाँ पर 3 था, वह 9 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, 9 के स्क्वायर में उसका यदि भाग जा रहा था तो उसका फिर 9 में भी भाग जाएगा। यह हमारी यह प्रमेय कहती है। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आया सभी बच्चों को? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्योंकि 3 का 9 के स्क्वायर में भाग जा रहा है, इसलिए 3 का 9 में भी भाग जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए 4 का भाग जाता है, मान लीजिए 4 का भाग जाता है 16 के स्क्वायर में। 4 का यदि आप 16 के स्क्वायर में भाग देंगे ना तो इसमें भाग चला जाता है। तो यह फिर में यह कहती है कि यदि 4 का भाग 16 के स्क्वायर में जा रहा है तो फिर 4 का भाग 16 में भी चला जाएगा। ठीक है, यह आपकी प्रमेय कहती है यदि किसी एक संख्या का भाग किसी दूसरी संख्या के स्क्वायर में जा रहा है तो उस संख्या में भी उसका भाग चला जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5 है। यदि 5 का भाग, हमें नहीं पता कि 5 का भाग जो है वह 225 के स्क्वायर में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो हमने देखिए, हमसे तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन लेके बता देता हूं कि 5 का भाग क्या 30 में जाएगा क्या? 5 का भाग 30 में जाएगा क्या यदि 5 का भाग 30 के स्क्वायर में जाता है? यदि 5 का भाग 30 के स्क्वायर में जाता है तो 5 का भाग 30 में जाएगा क्या? तो बिल्कुल हम इस प्रमेय की सहायता से कह सकते हैं, क्योंकि 5 का भाग 30 के स्क्वायर में जा रहा है तो इसका मतलब इस संख्या में तो डेफिनेटली ही जाएगा। तो इसका मतलब 30 में तो इसका भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 30 के स्क्वायर में भी जा रहा है। अभी क्लियर है? समझ में आया आपको? बहुत ही आसान सी प्रमेय है यदि साधारण तरीके से समझते हैं तो। अच्छा, अभी भाग देने की जरूरत नहीं है, बस हम प्रमेय सीख रहे हैं कि यदि किसी भी संख्या का, इसीलिए आपको प्रमेय में कोई भी संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर संख्या के लिए ये लागू है। तो यदि कोई संख्या है p, वह a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो p a को भी विभाजित करेगी, यानी उस संख्या को भी विभाजित करेगी यदि उसके स्क्वायर को विभाजित कर रही है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। फिर में 1.4 आपकी कहती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसकी हमें प्रूफ करना है या फिर इसकी हमें उत्पत्ति करनी है। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी, सुनील सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? हैंड रेज किया है आपने? सुनील सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। देखिए प्रमेय 1.4 कहती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमें इसे प्रूफ करना है।
तो कैसे प्रूव करेंगे? कोई भी आपको अपरिमेय संख्या दी जाए, आपको इसी तरीके से प्रूव करनी है। और यह भी इंपॉर्टेंट है, आपके एक क्वेश्चन आ सकता है, चाहे √2 के लिए पूछे, चाहे √3 के लिए पूछे, चाहे √5 के लिए पूछे। इनका फिक्स तरीका होता है। तो क्या तरीका है? सबसे पहले हम मानेंगे, जो भी हमें सिद्ध करना है ना, यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसका अपोजिट मानेंगे, इसका बिल्कुल उल्टा ही मानेंगे। तो हम मानेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और यदि परिमेय संख्या है तो हम उसे a/b या फिर p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया? √2 को लिख दिया a/b, क्योंकि यह a/b के रूप में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने इसे एक परिमेय संख्या माना है। ठीक है, अभी इस b को मैं यहाँ पर लेके आता हूं तो क्या होगा? गुणा में हो जाएगा। तो क्या आएगा? √2b = a। ठीक है, अच्छा देखिए, यदि हमने परिमेय संख्या √2 को a/b के रूप में लिखा है तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि a और b जो है ना, वह सह अभाज्य संख्या है। a और b वह सह अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें केवल और केवल एक उभयनिष्ठ होता है, यानी कि एक कॉमन होता है, एक के अलावा उनमें कुछ भी और कॉमन नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 और 3 है, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1, 3 को लिख सकता हूँ 3 × 1। तो इनमें आप देखें तो केवल एक कॉमन है। तो यह दोनों आपकी सह अभाज्य संख्या है। इन्हें अंग्रेजी में कोप्राइम नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन आती है, जब आप किसी भी परिमेय संख्या को p/q या फिर a/b के रूप में लिखते हैं तो a और b आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए √2 भी आपका क्या हो गया? a के बराबर हो गया। अभी हम यहाँ पर वर्ग करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2b², यहाँ पर भी वर्ग किया और यहाँ पर भी वर्ग किया। तो देखिए √2 का स्क्वायर तो क्या होगा? 2 होगा, b का स्क्वायर b², a का स्क्वायर a²। फिर मैं 2 को यहाँ पर नीचे लाऊंगा तो क्या होगा? b का स्क्वायर बराबर आएगा a का स्क्वायर बटा 2। क्या हुआ? b का स्क्वायर आ गया आपका a का स्क्वायर बटे 2। तो इसका मतलब समझिए, देखिए आप क्या है कि जो b² है, b² क्या लिखा हुआ है? a² बटा 2, यानी कि b² में 2 का भाग जा रहा है आसानी से। b² में 2 का भाग आसानी से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है a² बटा 2। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि b² में 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब b में भी 2 से भाग चला जाएगा। यह हमने अभी पढ़ा है प्रमेय में। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। तो यदि b² में 2 का भाग चला जाएगा तो b में भी 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, b में भी यदि 2 का भाग जा रहा है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, b जो होगा वह कोई ना कोई 2 का ही एक गुणज होगा। b 2 का ही एक गुणज होगा। तो b को मैं लिख देता हूं 2c। क्यों? क्योंकि अभी आप c की जगह कुछ भी ले लीजिए, उसमें सब में ही आपका कोई b का मान आएगा। जैसे मान लीजिए c में मैं 1 लेता हूं तो b का मान 2 आएगा और उसमें 2 से भाग चला जाएगा। तो इसीलिए हम b को क्या लिख सकते हैं? 2c लिख सकते हैं। पहले तो यहां तक बताइए, क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक आपको समझ में आया या कुछ डाउट है? देखिए थोड़ा सा टफ टॉपिक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, मुझे पता है, इसलिए आपसे बीच में पूछा जा रहा है। यदि समझ में नहीं आया है तो आप एन लिख सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? ईमानदारी से बताना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं लिख भी देता हूं, b² किससे? 2 से विभाजित है। b² 2 से विभाजित है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा। b भी 2 से
विभाजित होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने प्रमेय पढ़ी है, उसी प्रमेय के आधार पर बी भी 2 से विभाजित होगा। तो बी को मैंने क्या लिख दिया? बी को मैंने लिख दिया कि यह कोई ना कोई 2 का ही एक गुणज होगा। बी का मान क्या हो सकता है? अच्छा बताइए, मान लीजिए बी भी यदि 2 से विभाजित हो रहा है तो बी के क्या क्या मान हो सकते हैं? बी का 2 हो सकता है, बी 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी एक सम संख्या हो सकती है। और सम संख्या को हम क्या लिखेंगे? सम संख्या में सभी में आपको पता है 2 तो आता ही है। मान लीजिए 6 है, बी का मान मैंने 6 लिया तो 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। फिर मान लीजिए मैंने 8 लिया तो 2 गुणा 4 लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने 16 लिया तो इसे 2 गुणा 8 लिख सकता हूँ। तो आप देखेंगे तो बी के ऐसे मान जो कि 2 से विभाजित है, उन सभी में इस तरह की 2 बाहर आएगा। तो इसको हमने जनरलाइज करके क्या लिख दिया है? बी बराबर 2 गुणा सी। अभी आप सी की जगह पे कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, बी का आपका मान आ जाएगा और वह 2 का एक गुणज ही होगा। तो बी बराबर आ गया है आपका 2c। ठीक है, अच्छा टाइम हो गया है, आपको थोड़ी देर वेट करना है, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो बी बराबर हो गया है आपका 2c। उसके बाद देखिए, अभी इस b बराबर 2c के मान को सर मैं सी यहाँ कैसे पर आया है? क्या कह रहे हैं? सर सी कैसे आया है? अच्छा c कैसे आया? बेटा c हमने जनरलाइज करके लिखा है। c का मान आप कुछ भी रख लीजिए यहाँ पे, चाहे b बराबर 2m लिख सकता हूं मैं, 2n लिख सकता हूं, कुछ भी, क्योंकि b जो होगा हमारा वह 2 का एक गुणज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर यह 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 2 का एक गुणज होगा। ठीक है, और 2 के गुणज का क्या मतलब है? 2 के गुणा में कोई न कोई भी संख्या हो, वह हमारा b का मान होगा। ठीक है, ठीक है अच्छा सर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को है ना, आप एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा है ना आप खुद से सॉल्व करके आइए। खुद से सॉल्व का मतलब है आप थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ के आइए और जो भी आपको स्कूल में बताया गया है उसको आप एक बार ही समझ कर आइएगा। फिर हम अगली क्लास में इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है और हो सकता है आपको इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।